हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पर परागण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं कि पर परागण होता क्या है। सबसे पहले हम चित्र से समझते हैं कि पर परागण क्या होता है। इसके बाद हम थियरी देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। एक ये पौधा है ए और एक है बी। तो बी से क्या हो रहा है, जो परागकण है वह ए के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है। ठीक है, आप फिर से समझिए इसे। ये दो पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं। बी से जो है, बी यानी जो पौधा है उसके जो परागकण हैं यहाँ पर, ठीक है, परागकण है, वह कहाँ जा रहे हैं, ए वाले पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं स्वपरागण। वहीं अगर देखिए, अगर एक ही पौधा है, जैसे ये देख लीजिए, एक ही पौधा है और उसी का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए, या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा, तो वह होता है स्वपरागण। लेकिन पर परागण में क्या होता है कि दोनों पौधे अलग अलग होंगे। हाँ, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि दोनों पौधे एक ही जाति के होने चाहिए, अलग अलग जाति के नहीं होना चाहिए। तो आप समझे क्या हुआ कि परागकणों का किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं पर परागण। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए, पर परागण में एक पुष्प के परागकण, ठीक है, एक पुष्प के जो परागकण हैं उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है कि इसमें क्या हो रहा है कि एक पुष्प के परागकण जो हैं दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ठीक है, अतः दोनों पुष्प अलग अलग पौधों पर लगे रहते हैं। यानी दोनों जो पुष्प हैं वह अलग अलग पौधों पर लगे हैं। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, दो पौधा है, दोनों पर अलग अलग पुष्प लगे हुए हैं, चाहे वे एक लिंगी हो या द्विलिंगी हो। अब वह पौधा जो है उसमें जो पुष्प लगा है वह चाहे एक लिंगी हो, उसमें मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, पर परागण क्रिया का मुख्य लक्षण यह है कि इसमें बीज उत्पन्न करने के लिए एक ही जाति के दो पौधों का होना आवश्यक है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि पर परागण जो होगा तो इसमें जो दोनों पौधे दिखाई दे रहे हैं दोनों के दोनों एक ही जाति के होने चाहिए, अलग अलग जाति के नहीं होने चाहिए। ठीक है, आगे, द्वि द्विक्षयक पौधों के पुष्पों में केवल पर परागण ही संभव है। अब देखिए, द्विक्षयक का मतलब होता है ऐसे पौधे, अलग अलग ऐसे पौधे जिसमें एक पर मेल फूल लगा हो और एक पर फीमेल लगा हो। ठीक है, यानी नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर लगे रहेंगे, तो उसे हम बोलेंगे द्विक्षयक पौधा। ठीक है, अगर मान लीजिए एक ही पौधे पर दोनों पुष्प लगे हों, मेल और फीमेल, तो हम उसे बोलेंगे एक क्षयक पौधा। ठीक है, चलिए, अब यह बात क्लियर हुई। अब बात करेंगे पुष्पों में पर परागण के लिए युक्तियाँ, यानी कि जो पुष्प हैं उनमें पर परागण होगा तो उसके लिए कौन सी युक्ति का यूज किया जाएगा। तो देखिए, पौधों में स्वपरागण की क्रिया को रोकने तथा पर परागण क्रिया को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित युक्तियाँ अपनाई जाती हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे कि कोई भी पौधा है उसमें स्वपरागण को किस तरह से रोका जाएगा तथा पर परागण को किस तरह से बढ़ावा दिया जाएगा या इसे सफल बनाया जाएगा, इसके लिए कुछ युक्तियां हैं जिसे यूज करना पड़ेगा। जैसे एक लिंगता, स्वबंधता, पृथक पक्वता, विषम रूपता, अनात्म परागणता, स्वदूषण, ये ऐसे चीज़ें हैं जो कि स्वपरागण के लिए या तो लाभदायक हो सकते हैं या फिर हानिकारक हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं एक लिंगता। एक लिंगी पुष्पों में नर तथा मादा जननांग अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं। एक लिंगी दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक लिंगता का मतलब होता है कि ऐसे पुष्प जिसमें नर और मादा जननांग अलग अलग पुष्पों पर होते हैं। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते उभय लिंगाश्रयी और एक होता है एक लिंगाश्रयी। उभय लिंगा का मतलब
ऐसे पौधे जिनमें नर और मादा दोनों पुष्प एक ही पर पाया जाता हो। ठीक है। जब नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे होते हैं, ऐसे पौधे को एक छयक कहते हैं, जैसा कि पहले आपको बताएं। उदाहरण: लौकी, कद्दू, खीरा, मक्का, अरंडी, एरम आदि। एक छयक पौधों में बहुधा नर पुष्प शीर्ष की ओर तथा मादा पुष्प नीचे की ओर रहते हैं। इसमें स्वपरागण भी हो सकता है। अब इसका पॉइंट का मतलब समझिए। जैसे ये कोई पौधा है, मान लो ऐसे पौधा हमने बना लिया है रैंडमली, तो इसमें क्या कह रहा है कि नर पुष्प शीर्ष की ओर। इसमें क्या होगा, नर पुष्प जो होगा वह शीर्ष यानी ऊपर की तरफ होगा, और मादा जो होगा वह नीचे की तरफ लगा रहेगा। ठीक है। एक छह पौधा में, यानी जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं पुष्प। ठीक है। आगे एक लिंगाश्रय देख लेते हैं। इसमें नर तथा मादा, ठीक है, इसमें नर तथा मादा पुष्प दो भिन्न भिन्न पौधों में लगे होते हैं। इसमें नर और मादा पुष्प क्या होंगे, अलग अलग पौधों में लगे रहेंगे, तो उसे हम एक लिंगाश्रय कहेंगे। ठीक है। उदाहरण के लिए पपीता हो गया, सहतूत हो गया, भांग हो गया, केवड़ा आदि। द्विछयक पौधों में केवल पर परागण ही संभव है। द्विछयक का मतलब क्या होता है कि ऐसे पौधे जिसमें नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर लगा होगा, तो उसे हम द्विछयक कहेंगे। एक छयक का मतलब जिसमें नर और मादा पुष्प दोनों एक ही पौधे पर लगे होते हैं। बात क्लियर हुई? इतना तो क्लियर हो ही गया होगा आपको। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्वबंधता क्या होता है इन पौधों में। ठीक है। इन पौधों में जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उनका अंकुरण नहीं हो पाता है। लेकिन जब ये परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो अंकुरित हो जाते हैं। अब इसका मतलब आप समझिए। जैसे कहने का मतलब यह है कि ये मैं दो पौधा बना लेता हूँ ऐसे। ठीक है। रेंडमली ऐसे बना रहा हूँ, आपको ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है, समझाने के लिए बस। ठीक है। ये पुष्प है, ये पुष्प। अगर देखिए ये मान लीजिए ए पौधा है, या बी है। ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, ये स्वबंधता का मतलब क्या है। कहने का मतलब इसका है कि अगर ये पुष्प लगा हुआ है, एक पुष्प, ठीक है, इसका यदि परागकण, आपको थोड़ा सा ऐसे बता देते हैं। जैसे देखिए ये हम बना देते हैं वर्तिकाग्र थोड़ा सा। ठीक है। भले थोड़ा टेढ़ा बने आपको समझाने के लिए। ऐसे आपके होते हैं पुष्प के पुंकेश, यहाँ पे होते हैं परागकण। ठीक है। वैसे तो परागकोश होते हैं, उसके अंदर परागकण होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि निषेचन की क्रिया नहीं होगी। ठीक है। आपका यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं कि इन पौधों में जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिका पर पहुंचते हैं तो उनका अंकुरण नहीं होता। अंकुरण का मतलब क्या होता है, इसमें से पराग नलिका निकलती है। ठीक है। पराग नली निकलती है जो कि वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय में जाता है और बीज का निर्माण करता है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन वगैरह इसमें आ जाते हैं। तो इसमें यह कह रहा है कि अगर कोई पुष्प है, ठीक है, कोई पुष्प है, अगर उसी पुष्प का परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर जाता है तो अंकुरण नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, वहीं पर अगर कोई दूसरा पुष्प है, ठीक है, कोई दूसरा पुष्प है, ठीक है, उसके यानी उसका जो परागकण ए वाला, मान लो इसको ए इसको बी मान लीजिए। ठीक है। तो ए वाला को समझिए, अगर इसका परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर जाता है तो अंकुरण नहीं होता है परागकणों का। लेकिन इसका जो परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो इसका अंकुरण हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं स्वबंधता। ठीक है। तो देख लीजिए जैसे उदाहरण में झुमकलता, आलू, तंबाकू, मालवा आदि, ये सब किसके उदाहरण है, स्वबंधता वाले के उदाहरण है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर उसी कोई एक पौधा है, उसी का पुष्प है, ठीक है, पुष्प है, और उसका परागकण अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाएगा तो अंकुरण नहीं होगा। लेकिन दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा तो अंकुरण हो जाता है। ठीक है। बात क्लियर हुई? आगे देखते हैं पृथक पक्वता क्या होता है।
कुछ द्विलिंगी पुष्पों में नर व मादा जनन अंगों के परिपक्वन के समय अलग अलग होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि कुछ द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं उनमें जो नर होता है मादा होता है उनका परिपक्वन मैच्योर जब होते हैं तो उनका समय जो होता है अलग अलग, यानी अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं। पता चलेगा कि जो मादा भाग है वह किसी और टाइम मैच्योर हो गया और जो नर भाग है वह किसी और टाइम मैच्योर हो गया। ठीक है, जिससे स्वपरागण संभव नहीं होता है। जिससे क्या होता है कि स्वपरागण नहीं होता है। जैसे सेक्सी फ्रेगा, ठीक है, एम एम्पेटियंस, ठीक है, डाइकोगैमी या पृथक पक्वता दो प्रकार की होती है। देखो पृथक पक्वता को ही यही बोलते हैं डाइकोगे सॉरी एक मिनट देख लेते हैं, डाइकोगैमी बोलते हैं। ठीक है, पृथक पक्वता दो प्रकार का होता है। अब इसे फिर से समझिए। इसमें क्या होता है, कुछ द्विलिंगी पुष्प होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों होता है, लेकिन उनके परिपक्वन का यानी मैच्योरिटी का जो समय होता है वह अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए इनमें स्वपरागण नहीं हो पाता है। तो स्वपरागण नहीं होता तो भाई परपरागण होगा। ठीक है, अब ये दो प्रकार से हो सकता है। ठीक है, पूर्वी अर्थात इसमें पराकोष पहले परिपक्व होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, पूर्वी का मतलब होता है इसमें पराकोष पहले परिपक्व होगा, अर्थात जो नर भाग है वह पहले परिपक्व होगा। जैसे गुड़हल हो गया, मालवेसी फैमिली के और भी पुष्प आ गए। ठीक है, और ये सारे उदाहरण दे सकते हैं। दूसरा है वर्तिकाग्र का पहले परिपक्वन, यानी कि फीमेल पार्ट का पहले परिपक्वन किसमें होता है, तो मैग्नोलिया, बरगद, पीपल, शरीफा, चंपा, गुलाब आदि में ये सब पाया जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब आपको एक बार फिर से समझा देते हैं परिपक्वता क्या होता है। कुछ द्विलिंगी पुष्प होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों पाया जाता है, लेकिन उनके परिपक्वन का समय जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग होने की वजह से उनमें स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाती है, क्योंकि भाई अगर फीमेल पार्ट सक्रिय होगा यानी परिपक्व होगा तो मेल नहीं रहेगा, परिपक्व और मेल रहेगा तो फीमेल नहीं रहेगा, तो यहाँ पे स्वपरागण होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, परपरागण होता है। अब हम इसमें समझते हैं कि ये दो प्रकार से होता है पृथक पक्वता। एक पूर्वी होता है, इसमें क्या होता है कि परागकोश यानी कि मेल पार्ट जो होता है वह पहले परिपक्व होता है। वह किस में होता है, तो गुड़हल में होता है। मालवेसी फैमिली के और भी जो पौधे आते हैं उनमें होता है। ठीक है, रूबिएसी कुल में आते हैं, प्रोटोगाइनेमी में आते हैं। और दूसरा है कि वर्तिकाग्र अगर पहले परिपक्व हो रहा है, ठीक है, तो उसका उदाहरण कौन सा है, तो मैग्नोलिया है, बरगद है, पीपल है, शरीफा है, चंपा है, गुलाब है आदि। ये सब क्या है, इसमें क्या होगा कि फीमेल पार्ट यानी वर्तिकाग्र पहले परिपक्व होता है। बात क्लियर हुई। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखते हैं विषम रूपता क्या होता है। कुछ पौधों में परागकोश तथा वर्तिकाग्र की स्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए इसमें परागकोश और वर्तिकाग्र की स्थिति अलग अलग हो सकती है, इसके आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, विषम परागकोशता, इस प्रकार के पुष्पों में पुंकेसर अलग अलग लंबाई के होते हैं। हम देखो भाई इसमें विषम परागकोशता नाम से ही लग रहा है, विषम मतलब अलग अलग, परागकोशता का मतलब परागकोशों का होना। तो परागकोश कहाँ होते हैं, पुंकेसरों पे होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि विषम परागकोश यानी पुंकेसर जो होंगे वह विषम होते हैं, यानी अलग अलग लंबाई के होते हैं। उसी तरह से है विषम वर्तिकात्व, मतलब इसमें वर्तिकाग्र अलग अलग टाइप के होंगे। तो इस प्रकार के पुष्पों में वर्तिकाग्र रहेगा। ठीक है, अलग अलग लंबाई के होते हैं। परागकोश तथा वर्तिकाग्र को सापेक्षिक स्थिति स्वपरागण को रोकती है। अब भाई एक अलग अलग इनका लंबाई होने की वजह से स्वपरागण की क्रिया को रोक देता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं द्विरूपता या विषम रूपता। ठीक है, प्रिमरोज जिसे बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये उदाहरण है इसके। ठीक है, द्विरूपता या विषम रूपता का उदाहरण क्या है, प्रिमरोज है, अलसी है आदि सब पुष्पों में ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, कि इसमें क्या होगा विषम रूपता में कि जो परागकोश होंगे अलग अलग लंबाई के होंगे, वर्तिकाग्र भी अलग अलग लंबाई के होंगे। ठीक है,
एक साइज के नहीं होंगे जिससे स्वपरागण की क्रिया नहीं होती। तो अगर बात किया जाए कि किसके उदाहरण है, यानी ऐसा किस में पाया जाता है, तो प्रिमरोज में पाया जाएगा, अलसी में पाया जाएगा। ठीक है, आगे है अनारात्मक। ठीक है, अनात्मक है। ठीक है, अनात्मक परागणता। जब पुष्प में की वर्तिकाग्र लंबी वर्तिका के कारण ऊंचाई पर होता है तथा पुतंतु छोटे होने से परागकोश काफी नीचे रह जाते हैं और स्वपरागण संभव नहीं हो पाता। इसे अनात्म परागणता कहते हैं। अब इसका मतलब समझिए, इसमें क्या कह रहा है कि वर्तिकाग्र लंबी, यानी कि वर्तिकाग्र जो होता है, इस तरह से वर्तिकाग्र बनता है, थोड़ा सा बना देते हैं ऐसे। ठीक है, वर्तिकाग्र लंबी होने के कारण पुतंतु जो होते हैं, पुंकेसर होते हैं, वो छोटे छोटे ऐसे ऐसे रहेंगे, छोटे छोटे इधर। तो अब भाई इसके परागकण जो हैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, नीचे रह जाएंगे, तो इसमें स्वपरागण नहीं होता। इस क्रिया को हम बोलते हैं अनात्मक परागणता। ओके, चलिए आगे देखते हैं। स्वदूषण क्या होता है? कभी कभी कुछ पौधों में किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं तथा विष का कार्य करने लगते हैं, जिसके कारण वह पुष्प तुरंत सूख जाता है। यह प्रक्रिया स्वदूषण का है। स्व मतलब स्वयं, दूषण मतलब नष्ट करना, समझ लीजिए। तो क्या होता है कभी कभी कि जो आपके ये दिखाई देते हैं, आपके ये वर्तिकाग्र हो गए, इसमें से क्या होते हैं, परागकण होते हैं, उसी के वर्तिकाग्र पर अपने ही जाते हैं तो विष का कार्य करने लगते हैं, अंकुरण न करके नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये पुष्प क्या होता है, धीरे धीरे पहले इसका वर्तिकाग्र डैमेज होगा और डैमेज होकर पूरा का पूरा पुष्प ही डैमेज हो जाता है। कहने का मतलब ये होगा। ठीक है, बात क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि पर परागण के लाभ क्या है। पर परागण जो होता है उसके लाभ क्या है? तो अच्छी स्वस्थ संतति को प्राप्ति, इसमें संकर योज होता है। ठीक है, जीवन क्षम बीजों का उत्पादन होता है, नई किस्मों या प्रजातियों का उत्पादन हो जाता है इससे, पर परागण से। आगे देखते हैं, हानिकारक गुणों को पृथक करना, इससे हानिकारक जो गुण होंगे वह अलग हो जाते हैं। इससे रोग प्रतिरोधी पादपों की उत्पत्ति हो सकती है, यानी इससे क्या होगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता पुष्पों का या पौधों का बढ़ जाएगा। स्वबंध्य पौधों में बीज का उत्पादन हो सकता है, यानी जो ऐसे पौधे हैं जिनमें बीज का उत्पादन नहीं होता उनमें भी बीज का उत्पादन हो जाएगा। संतति में जीवन संघर्ष की अधिक क्षमता हो जाएगी, यानी जो उसके नए पौधे आएंगे, संतति, संतति का मतलब आप समझो कि संतान। ठीक है, तो जो नए जनरेशन का पौधे आएंगे उनमें क्या होगा, संघर्ष करने की क्षमता अधिक होगी, यानी उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगा। ओके, तो ये हो गया स्वपरागण। और स्वपरागण के लिए कौन कौन सी युक्तियों की जरूरत पड़ती है, कौन ऐसे कारक हैं जो कि स्वपरागण क्रिया को रोकते हैं, ठीक है, या पर परागण क्रिया को रोक सकते हैं, ऐसे सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और इससे क्या लाभ होगा ये देख लिए। अब इससे हानि क्या होती है इसको भी समझना पड़ेगा। तो पर परागण से हानियाँ, पर परागण के लिए माध्यम वाय साधनों अथवा कारकों की आवश्यकता होती है, यानी जो पर परागण क्रिया होती है, ठीक, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, माध्यम, साधन और कारक की जरूरत पड़ती है। परागकण बहुत मात्रा में बनते हैं जो व्यर्थ हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो परागकण होते हैं बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं और वह क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। हानिकारक प्रभावी गुणों का संतति में प्रकट होने की संभावना रहती है, यानी जो हानिकारक अगर कोई प्रभावी लक्षण वाला, अगर मान लीजिए कि परागकण आ गए, ठीक, तो नए जनरेशन में क्या होगा कि हानिकारक पौधों का निर्माण हो सकता है। आगे पर परागित पौधे सदैव संकर होते हैं,